हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि। जैसे कि आपको पता है ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही है, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि एमसीक्यू रटने से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ये नहीं होने वाला बच्चे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये क्लास लेके आए हैं। और ये हमारी 5th क्लास है जिसमें आपके ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम सारे क्लियर करा देंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले, उससे पहले उसमें यूज होने वाले जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम आपको क्लियर करा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं हेल्पफुल होने वाली है बच्चे। अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत, कई बार हम ऐसे होता है ना कि हम किसी कोचिंग की बुराई नहीं करेंगे कि बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ने के बावजूद भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि मैम क्या आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को ऐसे अच्छी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो आपको क्लास कहीं और मिलेगी नहीं, ठीक है। तो बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या है और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति, ठीक है। ये किस तरह से बनती हैं और इनका क्या यूज है, और अगर ये टर्म बाद में आएगा तो आप इसे समझ पाएंगे, इसलिए ये हम टॉपिक आज लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय किए बर्बाद, ठीक है। तो भूसन्नति क्या है, अगर आपसे कोई पूछे भूसन्नति क्या है, जियोसिंक्लाइन, तो सारा मैंने टाइपिंग किया हुआ है बच्चे, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों को शायद बाईलैंग्वेज क्लास पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं आज हिंदी में लेके आई हूँ। शायद मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं क्लास से। तो अगर आप बच्चे अगर कमेंट करेंगे उस अकॉर्डिंग अपनी क्लास लेंगे, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी में टाइपिंग करके, और आपको आसानी होगी। बाकी जितने भी टफ टर्म रहेंगे वो उनका हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो भूसन्नति क्या है, जियोसिंक्लाइन क्या है। भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं। जी, जलीय भाग मतलब वाटर बॉडीज होती हैं जो लंबी होती, सकरे होते और उथले होते हैं, ठीक है। गहराई नहीं होती उनमें, जिनके तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। उनमें क्या होता रहता है, सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। जिसके साथ साथ उनमें तली में क्या होता है, धसाव होता रहता है। बच्चे हमने इसमें स्ट्रक्चर भी बनाए हैं काफ़ी। कल बहुत ठंड है, आपको पता है कि ना, ये विंटर की एक्सट्रीम अवस्था है, ठीक है। उसके बावजूद हाथों में ऐसे ना जान सी नहीं रहती जब टाइपिंग करते हैं, लेकिन अब क्लास लेना है, प्रॉमिस किया है तो करेंगे। 2 दिन वैसे भी हमारा हो गया। कल एक्चुअली हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कल पढ़ाने के बावजूद अपना वीडियो हम अपलोड नहीं कर सके, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज करेंगे। पता नहीं क्या है, नहीं पता, लेकिन 1-2 महीने से लगातार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन किसी बच्चे के पास नहीं जा रहा है। ऑब्वियस है, जब नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, बाद में जो बात करनी होगी वो करेंगे। भूसन्नति क्या है, भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ तली में धसाव होता रहता है, ठीक है। क्या होता है, ये लंबी, सकरे तो उथले जलीय भाग होती है जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में क्या होता है, धसाव होता रहता है। अभी हम इसको स्ट्रक्चर के साथ आपको बताएंगे। साधारणतः में भूसन्नियतों के तात्पर्य, अगर हम सिंपल रूप में देखें तो भूसन्नतियों का तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से लिया गया है, जिसका जलपूर्ण मतलब पूरा जल से भरा हुआ वाटर बॉडीज होती है, जिसमें तलछट का जमा होता रहता है, मतलब सेडिमेंटेशन होता रहता है। वर्तमान समय में प्रायः सभी विद्वान यह मानते हैं कि प्राचीन अथवा नूतन सभी प्रकार के वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन का आविर्भाव मतलब उत्पत्ति भूसन्नियतों से हुआ है। अच्छा, इसमें बताया गया है कि अभी चाहे वो प्राचीन हो या अथवा नूतन, सभी प्रकार के जो फोल्डेड माउंटेन हैं उनकी उत्पत्ति ओरिजिन भूसन्नतियों से ही हुआ है। क्योंकि एकदम से कोई फोल्डेड माउंटेन अगर फोल्ड होगा उसके लिए उसे मटेरियल चाहिए, ठीक है, मलबा वगैरह, सेडिमेंटेशन, तभी तो फोल्ड ऐसे कैसे होगा वो, ठीक है। तो इनमें बताया क्या कि भूसन्नतियों से हुआ है। अभी जस्ट बताएंगे भूसन्नति किसे कहते हैं, ये तो हमने बता दिया, और स्ट्रक्चर से भी आप लोगों को बता देंगे। भूसन्नतियों की संकल्पना का विकास, भूसन्नतियों की जो जियोसिंक्लाइन है की संकल्पना का विकास किसने किया, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब डेप्थ में आते हैं बच्चे, ठीक है। ये मत सोचिएगा सिर्फ वही रटा रटाए जो पहले 10 सालों से PYQ कर लिया और हमारा एग्जाम हो जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी अगर वो घुमा के फिर आके अगल बगल जैसे भी उससे बनाना होगा वो बना ले, लेकिन आप कर ले जाएंगे, ठीक है।
इस क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास। ठीक है, अब अच्छा देखो पेन चलाएं। अब लोग आप कहेंगे कि मैम अब पेन बिल्कुल यूज नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये देखो चेंज कर लेते हैं, रेड लें, कौन सा कलर लें आप बताओ जो अच्छा लगे कलर। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अलग से दिखेगा। ठीक है, ये है भूसन्नतियों की संकल्पना का विकास। इस क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास हॉल तथा डाना दो विद्वानों का माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर कहें भूसन्नति के टर्म का यूज किसने पहले किया, हॉल तथा डाना द्वारा किया जाता है। यद्यपि भूसन्नति संकल्पना का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन, अगर ये सिद्धांत पहले इस क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास हॉल तथा डाना दो, अगर ये पूछा जाए कि प्रथम सराहनीय प्रयास मतलब प्रथम प्रयास किसने सराहनीय ये सब हो, ये तो उसमें एक लैंग्वेज है, इस रूप में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रथम प्रयास किसने किया, हॉल तथा डाना नामक दो विद्वानों द्वारा किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए यदि भूसन्नति संकल्पना का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया ये सिद्धांत, तो आप कहेंगे हॉग ने दिया था। ठीक है, किसने, हॉग ने। इसलिए हमने इंग्लिश के सारे टर्म दे दिए कि आपको दिक्कत ना हो। परंतु इस संकल्पना का सूत्रपात हॉल तथा डाना द्वारा किया गया है। स्टार्ट किसने किया, जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो कौन से स्टार्ट करता है, उसका नाम तो पहले आएगा और फिर उसको पूरा बनाया उसका नाम बाद में आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, परंतु इस संकल्पना का सूत्रपात हॉल तथा डाना द्वारा किया गया और सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हॉग द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। भूसन्नतियां क्या है ये हमने आपको बता दिया। भूसन्नतियां लंबे, सक्रिय तथा उथले। अच्छे, आप लोग शायद स्क्रीनशॉट लेते होंगे तो ये हम इरेज कर दें, नहीं आप लोग कहेंगे कि मैम कहाँ से आपने ये बना दिया, सॉरी इसमें नहीं हो पा रहा अभी शायद। ठीक है, भूसन्नति लंबे, सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। ठीक है, क्या होता है, तली में धसाव होता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखो स्ट्रक्चर है, ये भूसन्नति का स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले क्या बताया गया है, एक उथला लंबा, क्या होता है, उथला लंबा संक्रीट, क्या होता है, जलीय भाग होता है। ठीक है, ये पूरा ये लैंड स्थल है आपको दिखाया गया, ये जल है, ये पूरा उथला भाग है। इधर से अगर हम इसको देखा जाए, ये इधर से, अब इसमें ब्लू शायद दिख नहीं रहा, अब इसमें रेड लेना पड़ेगा। यहां से देखा जाए ऐसे, ठीक है, ये उथला जलीय भाग है, ये है जल, तो ये कोई वाटर बॉडी से जो उथली, ठीक है, ये उथली जलीय भाग है। ठीक है, ये वाटर बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, जब नदियों द्वारा जो इसके आसपास जो रहेंगे स्थलखंड, ये आसपास दृढ़ भूखंड होते हैं। ठीक है, दृढ़ भूखंड होते हैं जिनसे नदियों द्वारा या काट छाट तलछट द्वारा, ठीक है, उनके इरोजन द्वारा जब यहाँ में सेडिमेंटेशन होता है पानी में, ये जो रहेगा जल रहेगा, वाटर जो भी वाटर बॉडीज रहेगी उसमें सेडिमेंटेशन होता रहता है, मतलब डिपोजिशन होता है किसका, मलबा का, और जो तलछट लेके आए हैं नदियों द्वारा। ठीक है, तो जब इसमें तलछट का जमाव होगा तो इसमें क्या होगा, वजन होगा, जब इसमें भार होगा तो यह अपने आप को ये क्या करेगा, नीचे धंसने की कोशिश करेगा। तो ये जब किसी भी वस्तु में जब हम ले लेते कोई वजन होता है तो वो क्या नीचे की तरफ जाता है ना, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर तरफ तो जाएगा नहीं ना, तो ये धंसने की कोशिश करता है, क्या होता है, धसा होता है इसमें। तो फिर इसके बाद जब यहाँ पे था तो जब इसमें और सेडिमेंटेशन लगातार होता रहता है तो इसकी ये पोजीशन यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये पोजीशन आ गई, ठीक है, यहाँ तक इसकी तली आ गई, यहाँ तक धसा हो गया। लगातार ऐसे सेडिमेंटेशन होते रहने से, देखो ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज है, इसकी तली यहाँ आ गई, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये स्टेज लगातार जब तक इसमें धसाव होता रहता है जब तक ये तल को प्राप्त नहीं कर लेता। देखो यहाँ तक तली को पहुंच गया ना लास्ट तक। अब इसके बाद अब ये लास्ट तली है ना पृथ्वी की या भूमि की, जो भूमि है यहाँ पे उसकी लास्ट तली है, तो इसके बाद इसका धसाव नहीं होगा। तो ये फिर इसमें क्या हो जाता है, जब इस यहाँ तक पूरा लास्ट हो जाता है, पूरा भर जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, पूरा जमाव से या मलबा से भर जाता है, तो फिर इसमें क्या होने लग जाता है, क्षैतिज बलन, क्षैतिज जो फोर्स लगने लग जाता है। ये दोनों तरफ से ये लैंड है ना, ये जो स्थल दृढ़ भूखंड है, इनसे क्या फोर्स लगने लग जाता है। ऐसे कि समझ लो, हम आपको बताते हैं, जब आप कोई कटोरी लो, बाउल लो या
कोई बाउल लो, ये प्लास्टिक की होनी चाहिए जिसमें आप फोर्स लगा सके। ठीक है, अब उसमें आप कुछ भर लो, ये मिट्टी वो जो भी आपको रहे। ठीक है, अब उसको दोनों तरफ से अगर फोर्स लगाओगे तो वो फोल्ड होगा, और फोल्ड होगा ना, धीरे धीरे फोल्ड हो जाएगा ना, तो ये ऊपर को उठेगा। इस तरह से इसका भी हाल है कि जब ये पूरी तली को प्राप्त कर लेगा, पूरा सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तो इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, ये दोनों तरफ से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इसमें फोर्स लगेगा तो ऊपर क्या इसमें हो जाएगा, बलन स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर इसमें क्या फोल्ड होके, अभी दूसरी स्ट्रक्चर में दिखाया गया। अभी ये जियोसिंक्लाइन का बता रहे हैं। जियोसिंक्लाइन क्या है, उथले जलीय भाग है जिनमें सेडिमेंटेशन होते रहते, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन जब लगातार होता रहेगा तो धीरे धीरे ये क्या होता है, तली और गहरी होती चली जाएगी, गहरी होती चली जाएगी। देखो ये है, पहले गहराई यहाँ तक थी, फिर इसमें सब मलबा और उसका जमा हुआ तलछट वगैरह का। ठीक है, तो और ये तली और नीचे हो गई। लगातार सेडिमेंटेशन के जमाव से ये लगातार धंसता जाता है, और एक अवस्था वो आती है जब ये तली तक पहुंच जाता है, और उसके नीचे फिर ये आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये इसकी लास्ट सीमा होती है। और फिर यहाँ पे क्षैतिज जो बल काम करना स्टार्ट कर देता है, और आगे चल के अवस्था हम आपको बताएंगे जिससे ऊपर जाके ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये है भूसन्नति जो हम आपको भी बता रहे थे। इस तरह से क्या होती है, ये देखो जैसे इसमें बताया गया था, ये क्या भूसन्नति लंबे, सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तल छटी मतलब सेडिमेंटेशन के निक्षेप के साथ साथ, सेडिमेंट होता है ना, सेडिमेंटेशन निक्षेप होना। ठीक है, तल छटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। ठीक है, ये देखो ये है उथला जलीय भाग है। शुरुआत में क्या है, जलीय जो भाग रहता है उथला जलीय भाग रहता है, लेकिन जब उसमें सेडिमेंटेशन स्टार्ट होने लग जाता है, मलबा और तलछट का जमाव स्टार्ट होने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे उसमें क्या फोर्स हो जाता है, भारी हो जाता है, वजन हो जाता है, तो वो नीचे धंसता जाता है। और जब नीचे धंसेगा तो ऑब्वियस है वो एक अवस्था ऐसी आएगी जहां वो लास्ट उसकी अवस्था रहेगी कि उसके नीचे वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर वो तली को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों ओर से जो लैंड स्थल रहेंगे, अवतलन, ये देखो अवतलन हुआ ना इसका लास्ट तक, अवतलन में धसाव। ठीक है, ये फ्लोर तक हो जाता है, सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर, फ्लोर तक इसका धसाव हो जाता है। उसके बाद फिर इसका नीचे धसाव नहीं हो सकता, और दूसरी अवस्था फिर आती है कि ये दोनों तरफ से जो लैंड स्थल होते हैं जो, उनसे इनका क्या होने लग जाता है, बल लगने लग जाता है दोनों तरफ से, फिर आगे चल के वो फोल्ड हो, ऊपर जाके फोल्ड। अभी ये भी हम स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गई जियोसिंक्लाइन। अच्छा एक मिनट, इसमें इरेजर है, ऊपर वाला हम इरेज कर देते, नहीं तो बच्चों को समझने में परेशानी होगी, ये वाला। ठीक है, इतना। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें ठीक है स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे अपनी सेकंड पोजीशन पे। सेकंड क्या है, इवांस की संकल्पना। बहुत सारे कई जो वैज्ञानिक रहे, उनकी संकल्पना, उनकी इन्वेंशन या रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर एक क्या बोलते, एक संकल्पना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकला भूसन्नति। ठीक है, उसमें सभी विद्वानों का योगदान है। ठीक है, इसमें इवांस का भी योगदान है। भाई उन्होंने क्या बताया है, भूसन्नतियां दो महाद्वीपों अथवा स्थल खंडों के बीच हो सकती हैं। ठीक, उन्होंने बताया कि भूसन्नतियां दो महाद्वीपों, जैसे कि ये दिखाया, ये भी महाद्वीप हो सकता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ ये वाला भी महाद्वीप हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने दो महाद्वीप और या दो स्थल खंडों, जो उनका अलग अलग जो भी नाम हो, स्थल खंडों के बीच हो सकती हैं। ठीक है, जैसे लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के बीच। अभी जैसे जस्ट पीछे हमने पेंजिया आपको पढ़ाया था, पैंथालासा, तब हमने आपको, अगर आपको याद रहा होगा कि आपने पढ़ी होगी वो क्लास, बहुत अच्छे से समझाया बच्चे। अगर जिसने नहीं पढ़ी वो जाके देख लें। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कराया। ठीक है, लॉरेशिया तथा गोंडवाना के बीच टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति की ऐसे की, देखो हम दिखा दें आपको। अगर ये लॉरेशिया मान लिया जाए, इसको ये लॉरेशिया मान लिया जाए, इधर ये सब समझाने के लिए बता रहे हैं, ये लॉरेशिया मान लिया जाए और ये गोंडवाना। ठीक है, और उसने बताया कि कौन सी भूसन्नति, टेथिस। ठीक है, तो ये इसके बीच भूसन्नति क्या है, सिंपल सा है बच्चे। क्या है, एक वाटर बॉडीज है जिसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो वो भूसन्नति बन जाती है। ठीक है, और ओनली जब अकेले वाटर रहेगा और सेडिमेंटेशन है, तब वो भूसन्नति नहीं कही जाएगी, तब वो केवल वाटर बॉडीज कही जाएगी। जिसमें सेडिमेंटेशन इतनी अवस्था में हो जाएगा कि वो उसमें क्या हो जाए,
मलबा का बहुत मात्रा में जमा हो जाए तो फिर वो किसका रूप ले लेती है, भूसन्नति का। ठीक है, उसे ही भूसन्नति कहते हैं। ठीक है, बाकी आगे भी स्ट्रक्चर दिए उसमें बताएंगे हम आपको। जैसे लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस भूसन्नति, तो टेथिस भी क्या है, सागर था, लेकिन वो उससे बताया कि भूसन्नति थी, उसके बाद ही तो उसमें क्या हिमालय का निर्माण हुआ है, ये बताया है। ठीक है, किसी पर्वत या पठार के सामने हो सकती है। ठीक है, ये भी बताया है, यहाँ देखो, किसी पर्वत या पठार के सामने हो सकती है। जैसे हिमालय के निर्माण के बाद बताया कि जैसे अगर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जब हिमालय बना उसके निर्माण के बाद उसके दक्षिण में देखा, साउथ में देखा जाए, एक निर्मित गर्त, एक गर्त मतलब खड्डा रूप, गड्ढा बन जाना बोलते हैं ना, गड्ढा या खड्डा। ठीक है, जो निर्मित गर्त बना, जो आगे चलकर सिंध गंगा के मैदान के रूप में बदल गई। जो आगे जो उन्होंने कहा कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके दक्षिण में एक गर्त बन गया। ठीक है, जो आगे चलकर सिंध गंगा के मैदान के रूप में, सिंधु या गंगा के मैदान के रूप में बदल गई। कैसे बदल गई, इन्होंने बताया कि इसकी स्थिति ये बताया कैसे बदल गई कि इसमें लगातार नदियों द्वारा लाए गए तलछट का निक्षेप होने से यह मैदान भर गया, और यह क्या, ये गर्त भर गया, और यह क्या हो गया, मैदान बन गया। ठीक है, ये बताया इन्होंने। इसकी स्थिति महाद्वीपों के सागरी किनारे, इन्होंने और आगे बताया इसकी स्थिति महाद्वीपों के सागरीय किनारे के सहारे हो सकती है। ठीक है, इन्होंने बताया भूसन्नतियां हैं जो, इनकी स्थिति महाद्वीपों के जो सागर हैं उनके किनारे भी हो सकती हैं। ठीक है, नदियों के मुहाने के निकट भी हो सकती हैं। ठीक है, ये बता उतने ही हमने आपको बताया है जितना जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। नदियों के मुहानों के निकट भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर नदियों के मुहाने हैं तो उसके निकट भी भूसन्नतियां हो सकती हैं, और महाद्वीपों के सागरी किनारे के निकट भी भूसन्नतियां हो सकती हैं। भूसन्नतियों का चाहे जो भी रूप हो तथा किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उसमें निरंतर तलछटी निक्षेप होता रहता है। उन्होंने कहा कोई भी अवस्था हो, किसी प्रकार की भूसन्नति हो, उसमें लगातार के सेडिमेंटेशन होता रहता है, निक्षेप होता रहता है तलछटों का, मतलब मलबा वगैरह जो नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, जिस कारण भूसन्नति की तली में अवतलन धसाव होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस कारण भूसन्नतियां होती हैं उनकी तली में क्या होता रहता है, अवतलन धसा होता रहता है। अवतलन ये ज्योग्राफी लैंग्वेज है बच्चा, अगर आप मेंस में लिखेंगे तब आप ये लैंग्वेज इसे यूज करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको इस लैंग्वेज, आपको लग रहा होगा मैम एकदम सिंपल लैंग्वेज हम समझा देंगे, लेकिन आप जब लिखेंगे तब आपको यही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी बच्चे। तो क्या होता है, जिस कारण भूसन्नति की तली में अवतलन या धसाव होता है, जैसे अभी हमने बताया। अत्यधिक निक्षेप के बाद एक समय ऐसा आता है जब भूसन्नति के तलछट में दबाव के कारण एक अवस्था है जब वो तल को प्राप्त कर लेता है, जब तली तक उसका सीमा पहुंच जाती है, निक्षेप की सीमा जब तली तक पहुंच जाती है तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब भूसन्नति तलछट में दबाव के कारण, ठीक है, संपीड़न होने लगता है। क्या होने लग जाता है, जब दोनों तरफ जब इतना हो जाएगा कि भार इतना अधिक हो जाएगा, उसमें एक प्रेशर पड़ेगा और उनमें क्या संपीड़न में ना फोल्ड होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाता है, जिस कारण तलछट में बलन के कारण मोड़ पड़ जाते हैं। वो जो तलछट मतलब सेडिमेंट रहेगा, जो मलबा रहेगा, उसमें क्या पड़ेगा, फिर फोल्ड पड़ जाएंगे, बलन पड़ जाएंगे जब उनमें फोर्स लगेगा। तो इस तरह क्या होता है, पर्वतों का सृजन होता है। उन्होंने बताया कि जो निक्षेप है वो एक समय तक ऐसा आएगा कि जब पूरे तरह से भर जाएगा, पूरी और तल तक पहुंच जाएगा, तो उनमें फिर फोर्स लगने लग जाता है, और फोर्स लगने के बाद उनमें संपीड़न, यानी संपीड़न मतलब सिकुड़न, कंप्रेस्ड होने लग जाता है, जिस कारण तलछट में जो होता है बलन पड़ जाता है। जो मलबा रहेगा, निक्षेप रहेगा, उनमें क्या रहेगा, बलन पड़ जाता है। इस तरह पर्वतों का ये माउंटेन्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह से पर्वतों का सृजन होता है, ये बताया है। ठीक है, अब बताते हैं आपको नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कई विद्वानों द्वारा बताया गया कि आपको समझने में आसानी हो कि भूसन्नति की अवस्थाएं, हम इसलिए आपको ये पूरा बता रहे हैं क्या क्या अवस्था है। इतना कोई बताता नहीं, सिर्फ उतना ही समझा के चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना समझना जरूरी है कि कैसे हो सकता है। भूसन्नति की अवस्थाएं क्या होगी, भूसन्नतियों तथा पर्वतों का संबंध अनेक विद्वानों ने बताया। कई ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि भूसन्नतियों के बारे में बताया, और मैंने बताया कोई एक साइंटिस्ट की ये वो नहीं है, ये सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया है भूसन्नति। ठीक है, और सभी माने हैं कि हाँ, कि भूसन्नति से ही
माउंटेन का, पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, वर्तमान समय में यह मान लिया गया है कि बलित पर्वतों का सृजन भूसन्निधियों से ही हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि वर्तमान समय में यह मान लिया प्रेजेंट टाइम में कि पर्वतों का सृजन भूसन्निधियों से हुआ है। अनेक प्रमाणों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर रिसर्च किए, प्रमाण देखे, पर्यवेक्षण किए गए, सर्वे किए गए, उस आधार पर भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स, ये कई बार क्वेश्चन आया है आईएएस में, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहते हैं। ठीक है, ये कहा गया अनेक प्रमाणों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर भूसन्निधियों जियोसिंक्लाइंस को पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, भूसन्निधियों को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। विभाजित कितने? 3 स्टेज में क्या है, स्टेजेस में क्या है, विभाजित किया जाता है। क्रेडल ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं? अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए क्रेडल ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? भूसन्निधियों जियोसिंक्लाइंस को कहते हैं। ठीक है, तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया। पहला है भूसन्निधि अवस्था। पहली अवस्था रहेगी कि कैसे भूसन्निधि बनती है, लिथोजेनेसिस। ठीक है, कैसे भूसन्निधि बनती है। दूसरी अवस्था रहेगी पर्वत निर्माण की अवस्था, ओरोजेनेसिस। ठीक है, कैसे पर्वत का निर्माण होता है उस जगह पर निर्माण स्थल। ठीक है, पर्वत निर्माण की अवस्था ओरोजेनेसिस। और तीसरे रहेगा विकास की अवस्था। इसमें विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्लिप्टोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया ग्लिप्टोजेनेसिस। भूसन्निधि अवस्था रहेगी लिथोजेनेसिस, पर्वत निर्माण की अवस्था रहती ओरोजेनेसिस, और विकास की अवस्था रहेगी ग्लिप्टोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए, अब स्ट्रक्चर से समझते हैं हम लोग। बहुत कम, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बच्चे, पेशेंस बनाए रखिएगा आप लोग और पूरा समझ के जाइएगा। या पढ़ो तो पूरा पढ़ो, मतलब ये है, और नहीं तो मत पढ़ो। ठीक है, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर ज्योग्राफी में जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो पढ़ के ही जाएगा। ठीक है, जिसको आगे अपने एग्जाम क्लियर करना होगा तो। बाकी अगर टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं तो फिर मत पढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें आगे चल के कुछ करना है तो पढ़ लो। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहली अवस्था कौन सी रही? भूसन्निधि अवस्था। कैसे भूसन्निधि बनती है? जैसे आपको मैं बता ही दिया कि उथले जलीय भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें सेडिमेंटेशन होने लग जाता है। ये उथले, और उनके दोनों तरफ क्या होते हैं? स्थल खंड होते हैं, स्तर दृढ़ भूखंड होंगे दोनों तरफ। देखो, ठीक है, ये इसमें आप इसमें देखेंगे कि राइटिंग थोड़ी वो रह गई कि तो बहुत ज़्यादा विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। उस चक्कर में मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे, तो ये लिख दिया, वही बड़ी बात है। ठीक है, एक का उथले, पहली जो अवस्था होती है भूसन्निधि की उत्पत्ति, तलछट का निक्षेप तथा तली का धसाव, ये रहता है इसमें काम। क्या रहता है? पहले तो नैरो उथले जलीय भाग होते, लंबे होते हैं। ठीक है, और उथले जलीय भाग होते हैं, ये भी वाटर बॉडीज हो गई। सागर, ये देखो सागर तल दिखाए गए, ये सागर तल है। ठीक है, ये सागर तल। तो उथले जलीय भाग होते हैं, और उनमें क्या होता है? ये 2 स्थल खंड हैं, दोनों तरफ। इनसे तलछट, इनसे लाई गई नदियों द्वारा और इरोजन वेदरिंग के द्वारा क्या निक्षेप होता रहता है, सेडिमेंटेशन का। ठीक है, डिपोजिशन होता रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता रहता है? जब डिपोजिशन होगा तो उसमें भार होगा, तो धीरे धीरे नीचे धसेगा। एक अवस्था वो आती है जब ये तल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तल तक पहुंच जाता है, तो इसको ही पहली अवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? तलछट का निक्षेप होगा और तली का धसाव होता रहता है, तो इसको बोलेंगे क्या है? पहली अवस्था रहेगी भूसन्निधि अवस्था की। ठीक है, और सेकंड अवस्था देखो चलेंगे। सेकंड अवस्था ये आएगी, सेकंड अवस्था ये रहेगी। देखो, ये हो गया जो अभी दिखा रहे थे। ठीक है, जब तलछट का निक्षेप तल तक आ जाएगा, जब बहुत ज्यादा यहाँ तल तक आ जाएगा, और दोनों तरफ से, तब ये लैंड है। ठीक है, ये इस तरफ भी लैंड है, इस तरफ भूखंड है, कि दोनों तरफ से कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन फोर्स लगेगा, क्षैतिज बल लगेगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अधिक ये क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? एक अवस्था वो आएगी जो ये इसमें कंप्रेशन फोर्स स्टार्ट हो जाता है, क्षैतिज बल लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? जब क्षैतिज बल लगेगा तो उनके जो किनारे भाग जो होंगे, पार्श्व किनारे जो होंगे, सीमांत श्रेणियां, वो बलित होके ऊपर उठेंगी, फोल्ड होके ऊपर उठेंगी। देखो यहाँ पे ना फोल्ड होके ये ऊपर उठेंगे, और जो मध्य भाग रहेगा वो अप्रभावित रहेगा, उसमें कोई फोल्ड नहीं होगा। ठीक है, बीच का भाग जो होगा वो अप्रभावित रहेगा। अच्छा, ऊपर थोड़ा कट रहा है, ये मैंने बनाने से पहले नहीं देखा। ठीक है, तो बीच का भाग जो होगा अप्रभावित रहेगा, उसमें कोई फोल्ड नहीं पड़ेंगे, और जो किनारे, पार्श्व किनारे रहेंगे जिनके, उनमें फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मार्जिनल जो रेंजेस रहेंगी उनमें ये किनारे पर ही रहेंगी। ठीक है, तो ये बताएगा पर्वत निर्माण की, माउंटेन
फॉर्मेशन की सेकंड अवस्था ये रहेगी कि इनका बलन हो जाएगा। और अभी भी आप अगर आपको ये करना है, प्रैक्टिकल करना और देखना है, तो आप किसी बाउल में ले लीजिए, मिट्टी वगैरह ले लीजिए और उसको दोनों तरफ से, ठीक है, अपने दोनों हाथों से फोल्ड दबाइए। और जब तक दबाइए जब तक ये ऊपर तरफ, एक प्लास्टिक का लीजिएगा, नहीं तो अपनी कोई स्टील वगैरह की कटोरी ही बर्बाद कर दें, ठीक है। तो उसको दोनों तरफ से अपने हाथों से दबाइए। तो जब आप दबाएंगे तो सबसे पहले किनारों पर ही फोल्ड होगा, ठीक है, बीच में फोल्ड नहीं होता है, ठीक। सबसे पहले कहाँ होगा, किनारों पर ही फोल्ड होगा। तो इसमें बताया गया कि तो सबसे पहले क्या होता है, किनारे फोल्ड होंगे। सेकंड अवस्था ये आएगी किसकी, जियोसिंक्लाइन की, ठीक है। जियोसिंक्लाइन की सेकंड अवस्था रहेगी कि किनारे पर ही फोल्ड होंगे। तो उन्होंने वैज्ञानिकों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि जो जियोसिंक्लाइन से माउंटेन बने हैं, तो वो जो जियोसिंक्लाइन है उनके किनारों पर ही बने हैं, ये बताए हैं। और मध्य पिंड जो है बीच में जो है वो एक क्या है, प्लेन का रूप है। प्लेन मतलब मैदान, वो मैदान है, ठीक है। दो माउंटेन के बीच में जो मैदान है वो मध्य पिंड है, मध्य पिंड कहा गया, जिसे मीडियन मास कहा गया, वो बीच में रहेगा, ये कहा गया। ये दूसरी अवस्था रहेगी, ठीक है। और थर्ड अवस्था क्या होगी, थर्ड अवस्था ये होगी, पर्वत निर्माण की थर्ड अवस्था रहेगी। इसमें बताया है जब दबाव इतना ज्यादा पड़ेगा, क्षैतिज दबाव रहेगा, संपीड़न रहेगा बहुत ज्यादा, सिकुड़न, क्योंकि जब जियोसिंक्लाइन में सब सेडिमेंटेशन जब पूरी तरह से भर जाएगा तो क्षैतिज दबाव इसमें कार्यरत हो जाता है। और जब क्षैतिज दबाव दोनों तरफ से लगेगा, ठीक है, तो कई बार इतना ये अवस्था आ जाती कि पूरा जो रहेगा तलछट निक्षेप फोल्ड हो जाएगा, पूरा जो मलबा रहेगा वो पूरा ही मलबा ही फोल्ड हो जाता है, मतलब पूरे में किनारे में न रह के पूरा ही माउंटेन का निर्माण हो जाएगा जियोसिंक्लाइन में। जियोसिंक्लाइन की पूरा माउंटेन का निर्माण हो जाएगा, ये कोई बीच बीच में ऐसा अप्रभावित नहीं रहेगा, पूरा ही माउंटेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। पूरा ही जियोसिंक्लाइन फोल्ड हो जाएगी, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। तो ये पर्वत निर्माण की तीसरी अवस्था बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बस यही पेज और है, और कोई आगे नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसमें कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। कोबर का भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई एक विद्वान का इसमें योगदान नहीं है। कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत दिया गया जियोसिंक्लिकल ओरोजन थ्योरी ऑफ द कोबर, ठीक है, जियोसिंक्लिकल ओरोजन थ्योरी ऑफ कोबर, ठीक है। जो सिंक्लाइन है जब उसमें ओरोजन थ्योरी है जो कोबर ने दी है, उसका किस तरह से भूसन्नति सिद्धांत स्टार्ट बना वो, ठीक है। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है। उन्होंने बताया कि अगर पर्वत निर्माण की पहली अवस्था रहेगी तो वह पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है, कि भूसन्नति से पहला पर्वत निर्माण की अवस्था होगी, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है, ठीक है। अगर बताया कि पृथ्वी में जो संकुचन होता है, जो दृढ़ भूकंप होते हैं, वो क्या है, पृथ्वी का भाग है। जब उनमें दोनों तरफ से संकुचन होगा तो उसमें क्या हो गया, एक मिनट बच्चे, यार आवाज हो रही है, ठीक है। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थी, ठीक है। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था क्या थी, भूसन्नति निर्माण की थी, ठीक है। इसके दौरान पृथ्वी में संकुचन होने का भूसन्नति का निर्माण, उनका पृथ्वी में संकुचन होता है तो कहीं पे गर्त बन जाते हैं, तो उनमें वाटर बॉडीज होने से भूसन्नति का निर्माण होता है। इसमें भूसन्नति अवस्था कहते हैं, अरे जुकाम सा हो रहा है, इसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर एक दृढ़ भूखंड होते हैं। उन्होंने बताया प्रत्येक जो भूसन्नतियां होती है, जो श्रृंखलाएं होते हैं, उनके किनारे एक दृढ़ भूखंड होते हैं, ठीक है, जिन्हें कोबर ने अग्रदेश या फोरलैंड कहा। उन्होंने जो अभी हम बता रहे थे दृढ़ भूखंड है, उन्होंने फोरलैंड कहा, अग्रदेश मतलब आगे देश, कंट्री जो दोनों साइड रहेंगे, फोरलैंड कहा उन्होंने। इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त, अच्छा, ये जो अपर्दन रहेगा वो नदियों द्वारा बहाकर लाया जाएगा, और भी रहते हैं ना जो कारक रहेंगे, एजेंट रहेंगे, किससे होता है, हवा पानी सभी से तो होता है इनका अपर्दन। तो अपर्दन लाएंगे तो बहा के जो नीचे साइड में ही लेके आएंगे ना वहां से, तो वहां पे डिपोजिशन करेंगे, ठीक है। जब कोई भी चीज अगर नीचे आप कोई गड्ढे का निर्माण कर दो तो उसी गड्ढे में तो आएंगी, बेसन में ही तो भर के जाएगी, कोई भी डिपोजिशन होगा तो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इन दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसन्नतियों जियोसिंक्लाइन में धीरे धीरे जमाव होता रहता है, ठीक है। जियोसिंक्लाइन में क्या, धीरे धीरे जमाव होता रहता है। इस क्रिया को अवसादीकरण
या सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर भूसन जैसे कि अगर पृथ्वी का संकुचन होता है तो उनमें गर्त बनते हैं, तो गर्त में अगर वाटर बॉडीज रहती हैं ना, तो उनमें जो दोनों तरफ लैंड रहेंगे, उन्होंने फोरलैंड कहा, उन दोनों फोरलैंड के अपर्दन से प्राप्त मलबा का अगर नदियों द्वारा भूसनिधियों में धीरे धीरे जमा होता रहता है, जैसे कि मैंने आपको पैंजिया पैंथालासा जब पढ़ाया था तब बताया था। ठीक है, नदियों में जमा होता रहता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा इस क्रिया को क्या? अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिससे भूसनिधियों का निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी जमाव के कारण भार में वृद्धि होने से जब अवसादों को जमा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसमें भार यानी वेट बढ़ जाएगा। भार में वृद्धि होने से भूसनिधि की तली में निरंतर धसाव होता जाता है। ठीक है, तो क्या जब वेट बढ़ेगा और लगातार अवसादों का जमा हो रहा है तो ऑब्वियस है क्या होता है? उसका भार बढ़ेगा। जब भार बढ़ेगा तो वो के नीचे की ओर धसेगा। ठीक है, धसाव होता जाएगा। इसे अवतलन की क्रिया सब्सिडेंस कहते हैं। ठीक है, अवतलन को अभी जैसे मैंने बताया, अवतलन किसे कहते हैं? सब्सिडेंस में धसाव को कहते हैं। ठीक है, सब्सिडेंस कहते हैं इन दोनों क्रियाओं के लंबे समय तक चलते रहने के कारण भूसनिधि की गहराई अत्यंत अधिक हो जाती है। ये क्रिया कोई एक वर्ष में नहीं होते बच्चे, ये लाखों वर्षों की क्रिया हैं। ठीक है, कोई लाखों वर्षों की प्रोसेस के बाद ये चीजें होती हैं। एक दिन का काम नहीं है कि पृथ्वी की अगर हम कोई हिमालय बन गया तो एक दिन में बन गया, एक महीने एक साल नहीं, लाखों वर्षों करोड़ वर्षों का काम है ये। ठीक है, तो क्या होता है? ये लगातार ये प्रोसेस होती रहती है, लगातार सेडिमेंटेशन होता रहता है। ठीक है, लगातार भार में वृद्धि होती जाती है और लगातार नीचे धसाव होता जाता है। फिर इसमें क्या बताया गया? इन दोनों क्रियाओं के लंबे समय तक चलते रहने के कारण भूसनिधि की गहराई अत्यंत अधिक हो जाती है तथा अधिक मात्रा में मलबा का निक्षेप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, गहराई बढ़ जाती है। जो पहले उथले थे अब जीव श्रृंखलाएं क्या हो गई? गहरी हो गई और उनमें मलबा का निक्षेप भी अधिक हो गया। ठीक है, मलबा का निक्षेप भी अधिक हो गया। ठीक है, जब भूसनिधियां भर जाती हैं तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण, जैसे मैं बताया अभी, क्षैतिज फोर्स पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जाके देख लेते, ये देखो दोनों तरफ जो फोर्स पड़ेगा, ये क्षैतिज दबाव, ये दोनों तरफ से क्षैतिज दबाव पड़ेगा। ठीक है, क्षैतिज संचलन के कारण भूसनिधि के दोनों अग्रदेश, फोरलैंड जिसे कहा गया, फोरलैंड, ये देखो फोरलैंड जिसे कहा गया अग्रदेश के दूसरी ओर अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। ये कैसे होगा? प्लेट बढ़ती की बताएंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ आप जीव श्रृंखलाएं पढ़ो, दोनों मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, मर्ज हो जाएगा। इससे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। इसे पर्वत निर्माण की क्या है? अवस्था कहते हैं। कोबर ने एक और चीज बताई जो काफी हमारे देश, हमारे भारत के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने हिमालय के बारे में बताया जो कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता है। ये भी बताने की जियो श्रृंखला ओरिजिन थ्योरी दी है जो उन्होंने कोबर ने। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि हिमालय के निर्माण के विषय में कोबर ने बताया कि पहले टेथिस सागर था। ठीक है, ये जो पता था पहले, जो सबसे पहले जब पैंजिया का विभाजन हुआ, ठीक है, पैंजिया का विभाजन हुआ तो एक तरफ तो उसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ था। ठीक है, तो उसके बीच में जो सागर था वो टेथिस सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तो दक्षिण में कहा गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में था, क्योंकि इन्होंने उसको अग्रदेश कहा है, किसको? लैंड को फोरलैंड कहा है। ठीक है, यूशीन में दोनों आमने सामने से रखने लगे। यूशीन मतलब युग, यूशीन युग, ये भी इसके बाद, एक मिनट बच्चे, सॉरी, यूशीन में दोनों आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण टेथिस के दोनों किनारों पर तलछट में बलन पड़ने से उत्तर में कुनलुन पर्वत तथा दक्षिण हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा ईओसीन में ऐसा हुआ, ईओसीन युग में, कि दोनों जो लैंड थे, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, ठीक है, जिस कारण दोनों के आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण टेथिस के दोनों किनारों पर तलछट, जो दोनों किनारे टेथिस के रहेंगे उनमें क्या बलन पड़ गया, तलछट में तो मलबा जो था, जो सेडिमेंटेशन हुआ था उसमें बलन पड़ गया। उन्होंने बताया उत्तर में कुनलुन पर्वत तथा दक्षिण हिमालय की उत्तरी श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, दोनों के बीच तिब्बत का पठार, जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेटू है ना, तिब्बत का पठार है, उसमें मध्य पिंड है, जो अभी बताया था, मध्य पिंड का देखो बता देते हैं आपको, ये रहता, ये मध्य पिंड है ना, बीच में प्रभावित रहता। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक तरफ कुनलुन पर्वत है, या जैसे मान लिया यहाँ इन्होंने बता दिया कुनलुन पर्वत है, एरो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ बता दिया उन्होंने कुनलुन पर्वत है, और यहाँ उन्होंने बता दिया कि वो हिमालय है, उसका विस्तार हुआ, और बीच में जो तिब्बतन प्लेटू का विकास हुआ, जिसे मध्य पिंड कहा गया है। ठीक है,
कहाँ पे थे, तिब्बत का पठार मध्य पिंड के रूप में बचा रहा। आगे चल के जो फोल्ड नहीं हुआ तो वो क्या, किसका रूप था, मैदान का रूप बन गया। ठीक है, आगे चलकर मध्य हिमालय तथा लघु शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण हो गया। उन्होंने बताया आगे चलकर मध्य हिमालय तथा लघु शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण हुआ। इस तरह उन्होंने बताया कि भूसन्निधियों से इस तरह से आगे चलकर निर्माण हुआ जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर द्वारा। ठीक है, और आगे चलेंगे, ये हमारा चैप्टर का अंत हुआ। अब आगे बताते हैं आपको कुछ मैप से भी मैप लगाना बहुत जरूरी है, कि मैप में बताना भी जरूरी है कि किस तरह माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ये पूरा बाद में बताएंगे। आज तो जियो सिंक्लाइन थ्योरी आपको बताया कि किस तरह से एक जियो सिंक्लाइन थी शुरुआत में, और फिर उससे कैसे फोल्डेड माउंटेन जो पूछे जाते हैं। अब आपको ये रहेगा, जब आपका बेस पता होगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ फोल्डेड माउंटेन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता रहेगा। यहाँ देखिए कोबर के अनुसार क्या बताया गया है, जहां पर आज पर्वत हैं वहां पर पहले क्या थी, भूसन्निधियां थी। कोबर ने कहा जहां आज पर्वत मिलते हैं, फोल्डेड माउंटेन जहां आज प्रेजेंट टाइम में मिल रहे हैं, वहां पहले क्या थी, जियोसिंक्लाइन्स थी, भूसन्निधियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल ओरिजन कहा। ओरोजन कहा, ओरिजन नहीं, ओरोजन, ओरोजन के ओरिजिन से बना है। ओरोजन मतलब, ओरिजन किसे बताया गया, निर्माण स्थल, जहां पे पर्वतों का निर्माण हुआ। ओरोजन मतलब निर्माण स्थल, वहां क्या था, ओरोजन था। इन भूसन्निधियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, जिन्हें क्रेटोजन बताया गया है। ठीक है, अब देखो हम आपको बता रहे हैं, ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये ओरोजन है, ये दिख रहा है ब्लू कलर में ओरोजन। ठीक है, दिख रहा है ब्लू कलर में ओरोजन, दिख रहा है ब्लू कलर में। तो आप देख लीजिए किनारे किनारे कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे जितने भी किनारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए जितने भी दिख रहे हैं ये क्या है, सब ओरोजन है, मतलब निर्माण स्थल, पर्वत निर्माण स्थल। ये क्या है, पर्वत, एक मिनट बच्चे, क्या है, पर्वत निर्माण स्थल, पर्वत निर्माण स्थल है ओरोजन। ठीक है, ठीक है, उनका जहां पे आज आपको माउंटेन दिख रहे हैं वहां पहले पर्वत निर्माण स्थल थे। ठीक है, ये आप जितने भी ब्लू कलर में दिख रहे हैं, देखो आपने यहाँ ओरोजन दिखाया गया है। ठीक है, ओरोजन दिखाया गया है, जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आज अभी बताएंगे इनमें कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं, ये सब हैं। इनमें क्या थे, पहले ये क्या थे, पर्वत निर्माण स्थल ओरोजन थे, मतलब ओरोजन तभी होंगे जब यहाँ पे भूसन्निधियां होंगी, जब पहले भूसन्निधियां होंगी तभी यहाँ पे ओरोजन, ये सारा देखो। ठीक है, यहाँ पे पहले सब क्या था, ओरोजन था, जो भी ब्लू कलर में दिखाया गया है सब क्या था, पहले ओरोजन था, पर्वत निर्माण स्थल था, क्योंकि वहां पे भूसन्निधियां थी। और जैसे कि आपने मध्यपिंड के बारे में बता ही दिया, कोबर ने अपने विशिष्ट मध्यपिंड टिपिकल मीडियन मॉस के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का क्या किया था, प्रयास किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से कोबर के द्वारा किस तरह से ओरोजन है वहां पे भूसन्निधियां थी। ठीक है, और फिर उसके बाद ओरोजन बने तो उसका फिर पर्वत निर्माण की अवस्था स्टार्ट होती है। टेथिस भूसन्निधि के उत्तर में, आपको जैसे पता, टेथिस भूसन्निधि के उत्तर में यूरोप स्थल भाग था तथा दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। इन्होंने कहा टेथिस भूसन्निधि, ये देखो किसमें, येलो कलर में ले लें, ब्लू कलर में ऐसा कलर लें कोई अलग सा, ब्लू तो इसमें नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है, ये तो और भी नहीं दिख रहा है, ये वाला लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा ना, ठीक, ये जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर है, टेथिस सागर है, हाँ सही कह रहे हैं, ये एक भूसन्निधि थी, आपको बता ही दिया, ये एक भूसन्निधि थी। ठीक है, इसके उत्तर में यूरोप का स्थल भाग तथा दक्षिण अफ्रीका दृढ़ भूखंड था। इनका इसके उत्तर में जाएंगे, ये होगा पूर्वी पश्चिम, ये उत्तर में यूरोप का दृढ़ भाग, इन्होंने बताया यूरोप का दृढ़ भाग, और दक्षिण में उन्होंने क्या बताया, उत्तर में यूरोप का स्थल भाग, ओहो दृढ़ भाग बोल रहा है, टेथिस भूसन्निधि के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग तथा दक्षिण अफ्रीका दृढ़ भूखंड था, दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। इन्होंने कहा क्या बताया, टेथिस के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था। इन दोनों अग्र देशों के आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा जब ये आपस में समझे,
दोनों आपस में सरकने से, मतलब एक दूसरे के पास खिसकने से अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ठीक है, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला है कहाँ, आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, आप इसमें मैप देख लीजिए एटलस में और सारा आप कीजिए, जिससे आपको एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, टेथीस का, ये आपको बता दिया। फिर सेकंड उन्होंने क्या बताया, अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने के कारण, जब ये अफ्रीका, ये अगर उत्तर की ओर सरकने के कारण, ये सब दिखा रहे हैं ना ब्लू कलर में, ये क्या ओरोजन है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने के कारण बेंटिक कार्टलेरा, पेरिनीज प्रोविंस श्रेणियां, मुख्य आल्पस, कार्पेथियंस, बाल्कन पर्वत तथा काकेशस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ये उत्तर को और खिसके, तो ये सारी जो श्रेणियां हमने बोली हैं इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है, ये सभी जितने हैं, सभी निर्माण, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, यहाँ सब जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, कहाँ गया, मुझे मेरा ही कर्सर नहीं दिखता कई बार। ये है ब्लू कलर है ना, इसमें मल्टी कलर है इसलिए दिख रहा है। ये सब है क्या, पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि यूरोपियन दृढ़ भूखंड थे। ठीक है, इन्होंने बताया इसके विपरीत यूरोपियन दृढ़ भूखंड के दक्षिण की ओर, यूरोपियन जो दृढ़ भूखंड था, ये इधर जो यूरोप है, आपको पता है यूरोप कहाँ है, ये यूरोपियन जो दृढ़ भूखंड थे, उनके दक्षिण की ओर खिसकने के कारण, अगर ये दक्षिण की ओर खिसके, तो उन्होंने बताया क्योंकि जब खिसकेंगे तो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो फिर किसका निर्माण होगा, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा। तो उन्होंने कहा कि दक्षिण को खिसकने के कारण एटलस, एपिनाइन्स, अच्छा लिखते जाएं क्या, एटलस, एपिनाइन, अभी समझेंगे नहीं ना, आपको बहुत होच हो जाएगा ना। एपिनाइन किसके, यूरोप के जो दक्षिण को खिसकेगा, जो ये सब प्लेटों का काम है, कैसे खिसका, तब ये प्लेट वर्तनी का सिद्धांत नहीं आया था, इससे पहले का ये सिद्धांत है। तो क्या हुआ ना, दक्षिण को खिसकने के कारण एटलस, एपिनाइन, डिनराइड, ठीक है, आदि पर्वतों का निर्माण हुआ, इन्होंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने फिर क्या बताया, बस थोड़ा बचा है, बाकी कंप्लीट हो गया, क्योंकि थोड़ा इस मैप में बताना जरूरी था। कार्पेथियन तथा दिनारिक आल्पस के मध्य वलन से अप्रभावित हंगरी का मैदान, जिसे मध्य पिंड का जो भी बताया गया, रूप दिया गया था, का एक सुंदर उदाहरण है। हंगरी का मैदान कहाँ बताइए आप, हंगरी कहाँ मैदान है, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया, यूरोप में ये तो है हंगरी का मैदान। इन्होंने बताया, क्या बताया, एक मिनट बच्चे, ठीक है, उन्होंने बताया कार्पेथियन तथा आल्पस के मध्य, अगर कार्पेथियन तथा आल्पस पर्वत है, उनके मध्य बलन से, जो बीच में फोल्ड जैसा अप्रभावित, मध्य जो फोल्ड रहता है, जो फोल्ड नहीं होता है, मध्य मीडियम जो मास रहता है ना, जो अप्रभावित रहता है, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इन्होंने कहा फॉर्मेशन, बेस्ट उदाहरण देखेंगे तो क्या है, हंगरी का मैदान है। ठीक है, वो किसके बीच है, कार्पेथियन तथा दिनारिक आल्पस के मध्य, दिनारिक आल्पस माउंटेन रेंजेस है ना, उनके मध्य है हंगरी का मैदान, जो एक मध्य पिंड का उदाहरण है। ये भी इन्होंने बताया, किसने, कोबर ने। इसके बाद उन्होंने बताया इसी तरह पेरिनीज श्रेणियां तथा एटलस के मध्य भूमध्यसागर का भी एक मध्य पिंड है। इस तरह उन्होंने बताया कि अगर देखा जाए पेरिनीज श्रेणियां कहाँ पे है, फ्रांस में है, और तथा एटलस के मध्य भूमध्यसागर का एक मध्य पिंड है। भूमध्यसागर है ये मेडिटेरियन सी है ना, ये पेरिनीज श्रेणियां कहाँ, फ्रांस में, पेरिनीज श्रेणियां, माउंटेन श्रेणियां, ठीक है, पेरिनीज श्रेणियां एटलस के मध्य, यहाँ पे एटलस के मध्य, ये तो आल्पस है, एटलस यहाँ रहेगा, एटलस यहाँ रहेगा, यहाँ ये दिखा रहे हैं ना आपको एटलस के मध्य, बाकी आप मैप में देख लीजिएगा, अभी मैप नहीं लगाया मैंने, ये बस मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पेरिनीज तथा एटलस पर्वत के मध्य क्या है, मध्य क्या था, भूमध्यसागर है, जो वो भी एक क्या, मध्य पिंड का उदाहरण, जो ठीक है, बलन जिसमें नहीं हुआ, वो आज भी उसमें गर्त के रूप में है, और अभी उसमें भी सेडिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, आगे चल के इसमें फॉर्मेशन भी होगा पर्वतों का। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया टॉरस तथा पॉन्टिक श्रेणियों के मध्य। अभी देखो, ये पीसीएस में एग्जाम हुआ था, पीसीएस का, उसमें ये पॉन्टिक श्रेणी आई थी, कहाँ पे आई थी ना, क्योंकि आपको ये ऐसे नहीं होगा, अभी सब ये मैप में बता देंगे, आज तो सिर्फ हमें जियो सिंक्लाइन पढ़ाना था इसलिए। ठीक है, पॉन्टिक जो श्रेणी है, पॉन्टिक श्रेणी है, टॉरस तथा पॉन्टिक श्रेणी के मध्य अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार कहाँ, तुर्की में। पॉन्टिक तथा कौन सी श्रेणी, पॉन्टिक तथा टॉरस तथा पॉन्टिक श्रेणी है,
इनके मध्य कौन सा, अनातोलिया का जो पठार है, अनातोलिया का पठार है, वो भी एक मध्य पिंड का मतलब मीडियन मास का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि अगर लोग मानेंगे नहीं मीडियन मास क्या होता है, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल देके अच्छी तरह से समझाया है, किसने, कोबन ने। अनातोलिया का पठार हो गया, और उन्होंने एक और दिया कि एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच ईरान का पठार। एल्बुर्ज और जैग्रोस जो पर्वत है, जो ईरान का पठार है, ईरान कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक, ईरान का पठार है, ये सब होच हो जा रहा है, आप समझ लो, बस बोल रहे हैं हम, ईरान का पठार है। ठीक है, ईरान का जो पठार है वो एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वतों के बीच है, ईरान का पठार। ये एक क्या है, मीडियन मास का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, हिमालय तथा कुन्लुन के बीच तिब्बत का पठार, यही बताया है। और दूसरा बचा पश्चिमी द्वीप समूह के पर्वत तथा मध्य अमेरिकी श्रेणी के बीच कैरिबियन सागर। जो कैरिबियन द्वीप है यहाँ पे, ये सब देखो ब्लू कलर में दिखा है, वहीं जहां ब्लू कलर है ओरिजिन है, वहां क्या थी, जियो संक्लाइन थी, वहीं पर्वत का निर्माण हुआ है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। तो ये देखो कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन द्वीप है ना, कैरिबियन सागर, यहाँ पे कैरिबियन सागर है ना, मैक्सिको की खाड़ी है ना, उसके उत्तर दक्षिण और पूर्व में देखिएगा आप। ठीक है, तो ये क्या है, जो रहेगा कैरिबियन, पश्चिमी द्वीप समूह के पर्वत तथा मध्य अमेरिकी श्रेणी के बीच कैरिबियन सागर है, ये है। ठीक है, क्या है, मध्य पिंड का उदाहरण है। और लास्ट है वॉशेस श्रेणियां तथा सियरा नेवादा के मध्य, वॉशेस श्रेणियां तथा सियरा नेवादा के मध्य बेसिन रेंज, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि मध्य पिंड का उदाहरण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जाएंगे, सियरा नेवादा इसे पश्चिम में रहेंगे, सियरा नेवादा, ठीक है, श्रेणियां कैलिफोर्निया में, सियरा नेवादा कहाँ पे, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में है। ठीक है, कैलिफोर्निया में है सियरा नेवादा, और वॉशेस श्रेणियां है, ठीक है, वॉशेस श्रेणी तो सियरा नेवादा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके मध्य जो रेंज है, मध्य जो बेसिन है, बेसिन मतलब बेसिन को समझते हो ना, ऐसा सेंटर जिसके दोनों तरफ से, चारों तरफ से नदियां आके उसमें अपना डिपोजिशन करती होंगी, जल गिराती हो। ठीक है, वो बेसन वो हो जाता है उसको। तो एक देर जब वो जल गिराएंगी तो वहाँ सेडिमेंटेशन भी होगा, धीरे धीरे वो पूरा गर्त भर जाएगा और फिर एक प्लेन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, वहां पे मध्य पिंड का एक अच्छा उदाहरण हो गया। इस तरह कोबन ने क्या किया, अपने सिद्धांत में मध्य पिंड की कल्पना करके पर्वतीकरण को उचित ढंग से समझाने का प्रयास किया तथा मध्य पिंड की यह कल्पना कोबर के विशिष्ट पर्वत निर्माण स्थल की अच्छी तरह व्याख्या करती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जियो सिंक्लाइन थ्योरी होगी। और हमने आपको काफी डेप्थ में पढ़ाया, इतना कोई पढ़ाता नहीं, बस उतना ही बता के चला जाता है, और बाकी हम ये मैप करा देंगे बच्चे अच्छी तरह से, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब करने की जरूरत नहीं कि दोबारा से हम आपको बताएं भूसन्नतियां क्या थी, बस जल्दी जल्दी अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, घबराइएगा नहीं कि हम दोबारा से पढ़ाएंगे हमारे पास भी इतना समय नहीं है। ठीक है, बहुत कह रहे हैं ना, समय निकाल के आप बच्चों आपको देते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका कोई वैल्यू नहीं समझ रहे, मुझे लग रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि फ्री में जो शिक्षा दी जाए, फ्री में कोई भी चीज़ मिले उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फ्री में जो भी चीज़ दी जाए उसकी वैल्यू नहीं हो जाती। हमारे यहाँ कुछ ऐसा कहावत है कि फ्री में दी गई गाय के कोई सींग नहीं देखते, ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है। तो फ्री की वैल्यू नहीं होती हर जगह, इसलिए लोग उसमें अपने वैल्यू करने के लिए क्या करते हैं, प्राइस ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री होगा तो आप समझते हैं फ्री में पढ़ा रही, बेकार ही पढ़ा रही ना मैम, ये सोचेंगे ना आप। ठीक है, अगर हम वो पैसे से बेचेंगे वो चीज़, तो आपको वो चीज़ बहुमूल्य लगेगी। ठीक है, वो उसकी कीमत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग इतना बोलने के बाद तो अब तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, जिसमें अच्छी से अच्छी क्लास करें यार, उतना ही सब्सक्राइब बढ़ा। अगर हम टाइम रहता कि कई बार नहीं पढ़ा पाते, सभी के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इंसान वो प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। ठीक है, कहते हैं ना किसी को बताने से तो क्या वो कम नहीं हो जाएंगी। ठीक है, आप समझो कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी अभी हम पढ़ाएंगे, मेरे कुछ एग्जाम हैं वो कंप्लीट करके फिर हम ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन में ही आगे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते रहें, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और काफ़ी लोगों को जोड़िए। कई लोग इसमें जुड़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो भूसन्नतियाँ क्या थी, लंबे सके उथले जली भाग थी जिनमें तलछटी निक्षेप होता रहता था, और वो एक सीमा ऐसी आती है कि तलछट इतनी मात्रा में जमा हो जाते हैं को तल को प्राप्त कर लेते, फिर उनमें क्या होता है, फोल्ड होने लग जाता है, क्या फोल्ड होने लग जाता है और बलन पड़ जाते हैं। ये देखो आपको बता दिया मैंने, ये स्ट्रक्चर आपको दिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और ईमान से संकल्पना भी यही बताई है कि सभी लोगों के मिलजुल कर संकल्पना यही निकली कि जो श्रृंखलाएं थी उनके भर जाने के कारण, तलछट से जमा होने के कारण, ठीक है, उनके बलन में फोल्ड पड़ गए। ठीक है,
कि अब बलन के मलबा में फोल्ड पड़ गए और माउंटेन का निर्माण हुआ। भूसन्नति अवस्थाएं भी उन्होंने बताई। भूसन्नति अवस्थाएं लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ये बताइए। इस 3 अवस्थाओं से होकर विकास होता है कि इनका पर्वतों का निर्माण होता है भूसन्नति से। पहली अवस्था में भूसन्नति बनती है। दूसरी अवस्था में जब वह पूरी तरह से सेडिमेंटेशन से भर जाती है तो उनमें क्षैतिज बल कार्यरत हो जाते हैं और फोल्ड होने लग जाते हैं। फोल्ड पहले किनारों पर होते हैं और मध्य पिंड का प्रभावित रहता है। जब सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा अवस्था में हो जाता है तो बल का प्रभाव अधिक हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा भर जाएगा, मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि दोनों तरफ से संपीड़न होने लग जाएगा, मतलब कंप्रेशन हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही भाग फोल्ड हो जाता है और पूरे जो जियोसिंक्लाइन का मलबा रहेगा उनमें पूरे में फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। लास्ट में रहेगा कोबत का पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर ने जो अपनी थ्योरी दी है उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो लैंड थे उनको अग्रदेश या फोरलैंड कहा, उन 2 देशों के मध्य उन्होंने कहा एक भूसन्नति थी और धीरे धीरे उनमें जमा होता गया, सेडिमेंटेशन होता गया है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया जब इस सेडिमेंटेशन बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो नीचे बल के कारण धंसाव होता गया, उसे उन्होंने अपतलन कहा है, सबसिडेंस कहा है। इन दोनों क्रियाओं के लंबे समय तक चलते रहने के कारण भूसन्नति की गहराई अत्यंत अधिक हो गई तथा अधिक मात्रा में मलबा का निक्षेप हो गया। उन्होंने बताया जब भूसन्नति भर जाती तो पृथ्वी संचलन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश एक दूसरे को खिसकने लगते, इससे पर्वत निर्माण की अवस्था आई है। ये कोबर ने बताया। और कोबर ने अपने उदाहरण देकर बताया कि हिमालय के निर्माण के विषय में भी कोबर ने बताया कि ये भी टेथिस सागर भूसन्नति था और अंगारा गोंडवाना के अग्रदेश को खिसकने के कारण इनमें क्या बलन पड़ने लगे, फोल्ड पड़ने लगे इनके मलबा में और हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे चलकर लगातार अभी भी हम ये अब आज प्रेजेंट टाइम की भी बात है कि अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है और लगातार कौन से जो प्लेट खिसक रही हैं, ठीक है, इंडियन प्लेट किसकी तरफ खिसक, यूरेशियन प्लेट की तरफ उत्तर की ओर खिसक रही है, ठीक है। लगातार खिसकने के कारण इनमें अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है, ठीक है, हिमालय का अभी भी उत्थान हो रहा है, ठीक है। लास्ट में मैं अपने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे ओरिजिन है, कहाँ पर पर्वत निर्माण स्थल है और कहाँ कहाँ पहले क्या रही होंगी जियोसिंक्लाइन। एक मिनट, ये जो ओरिजिन स्थल है यहाँ पे पहले क्या रही होंगी जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइंस यानी भूसन्नति रही होंगी वहाँ पे, ठीक है, भूसन्नतियाँ रही होंगी वहाँ पे पहले, ठीक है, ये उन्होंने बताया है, ठीक है। इस तरह से सारे किस तरह से जहाँ जहाँ पे फोल्डेड माउंटेन पाए गए वहाँ पहले भूसन्नतियाँ थी और उन पे भूसन्नतियों में सेडिमेंटेशन होने से उनके मलबा में फोल्ड होने से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। ये हमारा था आज का टॉपिक, कंप्लीट हुआ बच्चे। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास। और इसके बाद हम आइसोटेसी मतलब संतुलन का सिद्धांत पढ़ाने वाले हैं, ठीक, भूसंतुलन का सिद्धांत पढ़ाने किस तरह से सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर करा देंगे, तब जाके आपको जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो बच्चे रखते हैं, आज की क्लास यहीं तक करते हैं और मैं परसों लेके फिर आऊँगी और आपको बात रही होगी MCQ, ठीक है। MCQ पहले कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, एग्जाम डेट आने से पहले 1 महीने पहले हम MCQ आपको 1-1.5 महीने पहले आपको MCQ की प्रैक्टिस भी करा देंगे, ठीक है बच्चे, टेंशन मत लीजिएगा। बस ये है कि आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हमारी भी एनर्जी बढ़े और अच्छे से अच्छे हम ये सारा जो आपने देखे हैं जो इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं सारे मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं, ठीक है, कहीं से हमने डाउनलोड वगैरह नहीं किए हैं, ठीक है। और ये बस ये मैप है जो ये डाउनलोड है, इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर रखते हैं बच्चे, आते हैं फिर। बहुत ठंडा, अपने आप को बचा के रखिएगा, जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।